मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां फिजिक्स को हम पढ़ते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे में, बड़ी शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में, जीरो लेवल से हाई लेवल तक जहां पे फिजिक्स का रटना मना है। तो आज की कुछ क्लास ऐसी ही होने वाली है, कुछ धमाकेदार होने वाली है, कुछ आपको झंझोड़ कर रख दे, कुछ ऐसी क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम आपके भूतकाल में भी जाएंगे, आपके पास्ट में भी जाएंगे कि आपने कितना सीखा है, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वहां नॉलेज की कितनी भरमार है और आपका बेस कितना मजबूत है। क्योंकि बेस मजबूत होगा तो ही आप ऊपर उड़ पाओगे। आगे मेरी बात समझ में, ओवर कॉन्फिडेंट होने से कोई होशियार नहीं बन जाता, कोई नॉलेज वाला नहीं बन जाता। जिसमें नॉलेज होती है वो खुद ब खुद नजर आने लग जाती है। तो आज उसी नॉलेज की जांच पड़ताल करने वाले, तो आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा टॉपिक रहेगा हमारा, जो चैप्टर चल रहा है 12th क्लास नीट आईआईटी जेईई एनटीएससी से रिलेटेड। हम इसमें सभी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे फिजिक्स का नामो निशान हो और इलेक्ट्रिक करंट या ओम्स लॉ जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनका नियम उसका जिक्र ना हो। तो जहां जहां फिजिक्स का जिक्र होगा वहां वहां ओम्स लॉ आएगा ही आएगा। तो देखते हैं कि आपको कितना कुछ आता है। तो आइए बात करते हैं आज हमारे टॉपिक पर। देखिए ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी उसकी फिजिकल कंडीशन यानी उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ की प्रकृति, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल स्थिर है, ये सब ना बदले तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। जब भी किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन नहीं बदलती है, उसकी लेंथ ना बदले, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी ये जब भी किसी चालक को, किसी कंडक्टर को आप चिप्स काटो, स्लाइड काटो, तो जिस आकार में मिलेगी वो कहलाता है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन यदि मैं इसकी चिप्स काटूं ऐसे, तो इसका मतलब ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये जो वृत्त नजर आ रहा है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो मैं इसकी मोटाई भी कह सकता हूं, इसकी थिकनेस भी कह सकता हूं। तो इसकी लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, इसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, इसके थिकनेस, मोटाई, जिसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं, ये नहीं बदलना चाहिए। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए और नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। मतलब जिस भी मटेरियल का ये बना है, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, जो भी, वो नहीं बदलना चाहिए, वही मटेरियल रहना चाहिए। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो इसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, उसके समानुपाती होगा। ठीक है, समझने को तो बड़ा आसान सा है, आप रट लेते हो 10th में जैसे आपने रटा था, लेकिन आज रटना नहीं है, समझना है। देखो मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये लीजिए चालक तार है, इसके दोनों सिरों के बीच में आपने बैटरी लगा दी, ये लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप V है, बैटरी का विभवांतर कितना है V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो ये जो I करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, लेकिन कंडीशन है कि ये सब नहीं बदलना चाहिए। लेंथ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ की प्रकृति, फिजिकल कंडीशन, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल कभी भी नहीं बदलना चाहिए, ऐसे कैसे रहने चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब बोलने में, डेफिनेशन में हम लिखते हैं I प्रोपोर्शनल होगा V, लेकिन लिखते हुए हम लिखते हैं V प्रोपोर्शनल होगा I, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती होता है I के, तो V इक्वल्स टू I। जैसे ही आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस आता है R, देन V इक्वल्स टू I R। ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने बस इसे रटा है कि इसकी जो मैथ नॉलेज बताने वाला हूं आपको वो तो अभी रह गई है। ये तो सबको पता है, सब जानते हैं, जिन्होंने साइंस लिया 12th में आए, जिन्होंने नहीं लिए वो भी जानते हैं, लेकिन यहां से क्या क्या निकलता है वो देखिए। सबसे पहली बात, ये R जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध।
इसका जो मात्रक होता है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मात्रक यूनिट होता है ओम। सबको पता है इतना, लेकिन इसके आगे देखो, ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में V एंड I के बीच। तो देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। जब कोई भी दो नंबर्स, कोई भी दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, तो उनके बीच में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। लेकिन यहां से कुछ और निकलेगा। देखो सपोज तो इसने यहाँ पे एंगल बना दिया है थीटा। क्या बना दिया? एंगल थीटा। तो ये जो ढाल है, ये जो ग्राफ का स्लोप है, तो मैं यहां लिख देता हूं स्लोप यानी ढाल। ये जो ढाल है उसका मतलब क्या है? एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। तो देखो सपोज करो ग्राफ तो इतना ही है, ये इसी में आगे बता रहा हूं। सपोज करो मैं इस v को यहां रख दूं, यहां से यहां तक v है, तो यहां से यहां तक भी v है। तो देखिए यहां पर यहां से यहां तक तो है i, यहां से यहां तक है v। तो tan थीटा की बात की जाए, tan थीटा, तो रुकिए एक मिनट में इधर ही बता देता हूं, डायग्राम को मैं रख कर देता हूं, नोट कर लेना। ठीक है, तो ढाल स्लोप, और स्लोप को हमेशा बोला जाता है tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू यहां से होगा, देखो लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस v अपॉन i। v अपॉन i यहां से देखो v इक्वल टू i r है, तो v अपॉन i इक्वल टू जाता है r। तो हम यहां से बात कर सकते हैं v अपॉन i इक्वल टू r। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप, ढाल हमेशा रेजिस्टेंस को बताता है, प्रतिरोध को बताता है। तो जो मैं ग्राफ यहां से साफ कर देता हूं, चलो समझने के लिए, समझ गए अब आप? ठीक है, तो ये जो स्लोप है, ये लाइन है, ये बताती है r को। ढाल ग्राफ का स्लोप बताएगा tan थीटा को। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राफ का स्लोप निकालिए या ग्राफ का ढाल निकालिए, तो tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू होती है r। मैंने कहा था मैं कुछ नया बताने वाला हूं, लेकिन उस नए के लिए हमें कुछ त्याग, बलिदान, मेहनत, दिल में जोश और जुनून जरूरी है। पसीना आना चाहिए, पसीने की मेहनत से हम जब आगे बढ़ेंगे, सक्सेस का कुछ मजा और ही होगा। आगे मेरी बात समझ में? जैसे आज मेरे पसीने आ रहे, देखो टेम्परेचर बहुत हाई है। आपकी क्लास लेने के लिए, आपको बेस्ट क्वालिटी देने के लिए मुझे यहाँ पर रूम बंद करके सब कुछ फिर क्लियर करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, बोर्ड पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फैंस वगैरह भी ऑफ रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कैमरे में उनकी आवाज जाती है। मैं नहीं चाहता कि हवा की आवाज भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपका माइंड इधर से उधर करे, क्योंकि आपको तो बहाना चाहिए अपना दिमाग इधर से उधर करने का। तो बेटा इधर से उधर ध्यान देना बंद कर, तेरा ध्यान किधर है? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इधर है, तो अपना पूरा ध्यान इधर लेके आ, तब ही समझना कि सक्सेस हो जाएगा। और ये जो फिजिक्स का जो डर है वो दिल से निकल जाएगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए जरूरी है आपका मेहनत करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर मेरी बात समझे तो मैंने आपको इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब बात करते हैं इस रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस होती क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूं। एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा आसान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया था, कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें भी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करकर आए थे। तो देखो बताते हैं, देखो आपको भी, आप समझोगे, समझ जाओगे मेरे हिसाब से, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आपको एक ग्राफ दे रखा है I एंड V ग्राफ, V एंड I ग्राफ आपको दे रखा है, और इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ये लो, और यहां पर वैल्यूज लिख रखी है 1 2 2 4 3 एंड 6। और हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, R की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, ये क्या दे दिया है और क्या पूछ लिया है हमसे, लेकिन ग्राफ हमें बहुत कुछ बताता है। तो सबसे पहली बात, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो ये बताता है हमें कि R की वैल्यू
फिक्स रहेगी। कब कब? जब V की एक वैल्यू ले और उसी के संगत उसी के कोरस्पोंडेंस में I की वैल्यू ले तो उस समय R की वैल्यू फिक्स रहेगी। यदि V की वैल्यू बदल जाए और उसी के साथ I की वैल्यू भी बदले तो भी R की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। तो देखो R इक्वल टू होता है V अपॉन I, तो यहां पर देखो 2 के साथ वैल्यू है 1 तो 2 अपॉन 1। यहाँ पर 4 वोल्टेज है तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है तो मैं एक बार रख देता हूँ 4/2। और यहाँ पे देखो 6 वोल्टेज है तो यहाँ पे 3 एम्पियर है तो 6/3। तीनों ही कंडीशन में आपको मिलेगा 2 ओम। इसका मतलब है V बदल जाए और उसी के संगत उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली उसी के समानुपात में I बदल जाए। V बदल जाए उसी के समानुपात में उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में I बदल जाए बट R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, R का मान नहीं बदलेगा। अब ये तो है क्वेश्चन जो हम छोड़ कर आए हैं। लगभग अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसे छोड़ा था और समझ में नहीं आया क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। रट के गए थे सारे के सारे महानुभाव, तो रटना बंद कर मेरे भाई, आजा बोर्ड पर और देख कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर देख कैसे फिजिक्स को धोबी पथरा देता है तू, ठीक है। लेकिन इतना तो हमें समझ में आया कि V और I के बदलने से R नहीं बदल सकता या नहीं बदलता है, तो R कब बदलता है ये भी तो पता होना जरूरी है। तो हमारा टॉपिक रहेगा R यानी प्रतिरोध। तो आइए बात करते हैं प्रतिरोध पे, बड़ा ही शानदार टॉपिक है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। सबने सुना है, सबने जाना है, सबने पहचाना है, लेकिन समझ कोई नहीं पाया है। आगे मेरी बात समझ में, तो जानो पहचानो, मिलो बैठो, प्यार निभाओ, साथ निभाओ और फिर बाद में देखो कैसे पढ़ाई आसान होती है, कैसे मजा आने लगता है। समझने की कोशिश तो करो। तो देखते हैं ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नाम का व्यक्ति किस तरह का है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख के दे देता हूं मैं। इट इज अ प्रॉपर्टी of a conductor by virtue of which it opposes the flow of current through। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। बड़ी सी आसानी से डेफिनेशन है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो और विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न जो अवरोध हो उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये एक चालक का गुण है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसके कारण इट कैन अपोजेस द फ्लो करंट थ्रू इट। जब कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बड़ी आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाती। कंडक्टर हमेशा अपोज करता है, कंडक्टर नहीं चाहता कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाए उसमें से, बट वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, मजबूर है। लेकिन कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और वो जो रोकने की कोशिश के लिए वो जो फोर्स लगाता है, वो जो बल लगाता है इलेक्ट्रॉनों के खिलाफ, उसको कहते हैं हम प्रतिरोध। तो कोई भी चालक, कोई भी कंडक्टर जब अपने में से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उन्हें रोकने का प्रयास करता है, उन्हें गुजरने नहीं देना चाहता, तो वो बल लगाता है। वही बल, वही रोकने का जो उसका प्रयास है, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इस दुनिया का हर पदार्थ प्रतिरोध
देता है या प्रतिरोध रखता है, कह सकते हैं हम। बस किसी का रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो करंट कम फ्लो होने देता है, इसका मतलब उसमें से करंट कम फ्लो होता है, कम विद्युत धारा गुजरती है। और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें से विद्युत धारा ज्यादा गुजरती है। साफ और सीधी सी बात है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। इतना तो समझ में आ गया ना आपको। अब मैं एक कारण भी बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, मैं यहाँ पे डायग्राम से बना के देता हूं। ये कंडक्टर है, ये चालक है। किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसके प्रत्येक अणु, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे होते हैं, आपस में फोर्स लगाकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? ऐसे उनके मॉलिक्यूल्स, उनके अणुओं के बीच में हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है। इस हाई अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उनकी शेप एंड साइज फिक्स होती है, ठीक है। तो सारे के सारे अणु आपस में से जुड़े होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है गुजरने के लिए तो उस बेचारे को रास्ता ही नहीं मिलता। जब रास्ता नहीं मिलता तो वो इलेक्ट्रॉन इससे 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 ऐसे टकराते टकराते और फिर बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए गुजरता है। तो इसकी जो यात्रा है, इसकी जर्नी इतनी आसान नहीं होती। इसकी यात्रा में से बड़ी कठिनाइयां आती है, बड़ी मुसीबतें आती हैं। और वो मुसीबतें क्यों आती है? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में, इन अणुओं के बीच में एक फोर्स काम करता है जो इनको बांधे रखता है, जो इलेक्ट्रॉनों को गुजरने नहीं देता। या आप ऐसे कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स अपने बीच में से इसको गुजरने नहीं देते, ये अणु इस इलेक्ट्रॉन को गुजरने नहीं देते। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स इसका रास्ता रोकते हैं और रास्ता रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक तरह का फोर्स है जो कंडक्टर लगाता है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकने के लिए। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, डायग्राम से समझ गए होंगे आप? क्लियर है? मेरे हिसाब से पहले भी क्लियर होगा, नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। किसी भी कंडक्टर को ले लूं, मैं एक चालक को ले लूं, ये ले लेता हूं मैं चालक, ये कंडक्टर ले लेता हूं जिसकी लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं किसी, चलो बोल ही देता हूं, आप नोट्स में लिख सकते हैं। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, चालक का प्रतिरोध होता है, उसे ऐसे शो करते हैं। दिखता नहीं है बट होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं R। किसी भी चालक का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही रेजिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे मेरी बात समझे? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लंबाई के, और यही रेजिस्टेंस, यही प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो मैं यहां पे लिख देता हूं L, यहां पर लेंथ लंबाई है और A यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। आगे मेरी बात समझ में? तो जब मैं इनको एक साथ रखता हूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होता है रो, तो रो L बाय A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है मेनली, एक तो लेंथ पर, लेंथ बढ़ गई रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ कम हो गई रेजिस्टेंस कम हो गया। सिमिलरली रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इस A पर, A यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ गया तो R की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये जो A है क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी वैल्यू कम हो गई तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सोच समझकर हमें लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई सोच समझ के चूज करनी पड़ती है कि वायर ऐसा हो कि लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस
और मोटाई बढ़ने या घटने से भी रेजिस्टेंस में ज्यादा प्रभाव है। हमें कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है। आगे मेरी बात समझ में। अब यहाँ पर ये जो रो है ये क्या चीज आ गई है, ठीक है। तो देखो मैं दोनों लिख देता हूं। आर यहां पर प्रतिरोध है। सबसे पहले हम आर की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। आर यहां पर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी यूनिट, इसका मात्रक ओम होता है, सबको पता है। इसके आगे बात करते हैं इसकी डायमेंशन यानी वीमैट। अब ये कैसे निकलती है यही तो जरूरी है। तो यहां पर आओ, आर का फॉर्मूला या तो आप यहां से ले लो, ठीक है, तब आप समझ जाओगे। लेकिन यहां से ना लो तो भैया आसान रहेगा। कहां से लो आप, V अपॉन I फॉर्मूला होता है आर का। V की यूनिट होती है वोल्ट और I की यूनिट होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट है, इसकी वीमा है। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम, तो मैं लिख सकता हूं जूल पर कूलम। और एम्पियर मेरे पास यहां पर है। जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर और कूलम को लिखा जा सकता है एम्पियर सेकंड। और ए यहां पर पहले से तो मैं लिख देता हूं ए। अब मैं यहां पे डायमेंशन लिखता हूं तो न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2। मीटर को लिखा जा सकता है l1 डिवाइड एम्पियर मिलके बनाएंगे एम्पियर 2। और सेकंड है और सेकंड को डायमेंशन में लिखने के लिए लिखा जाएगा t1। अब यहां से मैं इसकी डायमेंशन बताता हूं तो देखो यहां पर m1 है तो मैं यहां लिख देता हूं m1। l1 कितने l हो गए, 2 l हो गए तो l टू दी पावर 2। t यहां पर 2 है, एक और है नीचे वो ऊपर चला जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो t की पावर हो जाएगी -3। और यहां पर भी एक 2 भी बचा हुआ है, इसको भी आप ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 8 टू दी पावर -2। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई है। ध्यान रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वीमाइट डायमेंशन हर एग्जाम में आती है। आप आईआईटी जाओ, आप नीट जाओ, आईएनटीएस जाओ, एयरफोर्स नेवी, एनडीए, सीबीएसई, आरबीएसई, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, आप किसी भी एग्जाम में जाओ जहां फिजिक्स का जिक्र है वहां ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। आइए थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। अब जानने की बात है तो थोड़ी सी बात और करते हैं इस फॉर्मूले की, आर रो एल बाई ए की। तो मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहीं से बात करेंगे। ये जो R है ये किन किन चीजों पे निर्भर करता है मैं यहां पे लिख देता हूं। लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। लंबाई पे निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तापमान पर और नेचर ऑफ मटेरियल पदार्थ की प्रकृति पर। ये इन चीजों पर डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। इनमें से कुछ भी बदल गया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक वर्ड और आ गया है रो। इसको क्या कहते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। इसके अलावा इसका एक और नाम है और विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी, ये क्या चीज है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकाल के देता हूं मैं आपको। हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। यदि
1 मीटर हो और a इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर हो, यदि लेंथ यानी लंबाई 1 मीटर हो और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो r इक्वल्स टू रो हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, r इक्वल्स टू रो हो जाएगा। तो यहीं से डेफिनेशन में बना सकता हूं कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम में, अभी बता रहा हूं डेफिनेशन थोड़ा पैसे सबको। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो डेफिनेशन यहां से बना सकता था मैं, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी लेंथ भी 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूं मैं इसको। यदि लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो मैं कह सकता हूं कि वायर का रेजिस्टेंस उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर which having unit length and unit cross section area is called resistivity or specific resistance of the कंडक्टर। तो राइटिंग इधर उधर हो जाती है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में या बोलते बोलते लिखने के चक्कर में कभी कभी राइटिंग इधर उधर हो जाती है। तो इसमें ये मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। बट आपको जो क्वालिटी और कंटेंट मिलेगा उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बेस्ट मिलने वाला है आपको। बस उस बेस्ट का यूज आप कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच हैविंग यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। 1 मीटर लेंथ और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि 1 मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। आगे मेरी बात समझ में, हीट बहुत ज्यादा है, मेरे पसीने आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पसीने की मेहनत को आप साकार करने वाले हैं, उसके लिए जरूरी आपका पूरा ध्यान यहाँ हो, पढ़े, आप ढंग से मेहनत करें। यदि टाइम पास कर रहे हो यहाँ देखकर तो बंद कर दो इसे और अपनी जिंदगी का अमूल्य समय खराब मत करो, इसे जी लो। और यदि आगे आने वाले टाइम को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो फिर पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे जुनून और पूरे दिल में आग के साथ आ जाओ इधर और कॉन्सेप्ट समझ लो, पकड़ लो और फिजिक्स को फाड़ डालो। फिर देखो कैसे फिजिक्स आपके लिए आसान नहीं होती है, ठीक है। आसान बनाऊंगा मैं, लेकिन साथ मिलके चलना पड़ेगा आपको, तभी एक एक मिलके 11 बनेंगे, नहीं तो एक एक मिलके हमेशा 2 बनेंगे और आप हमेशा पिछड़ते जाएंगे। लास्ट ऑप्शन आपके पास रटने का रहेगा और मैं आपको फिर कहता हूं रटी हुई चीजें ज्यादा दिन नहीं रहती, उनकी वैलिडिटी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो वो जल्दी भूल जाते हो, फिर लास्ट में जाके हमें पछताना पड़ता है, ठीक है। आइए, तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते देखो। यहाँ मैं इसको रख कर देता हूँ, आठ का मैटर यहाँ क्लोज हो गया है, ठीक है। इसी के बारे में बात करते हैं, इसकी यूनिट
यानी मात्रक। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, याद रहेगा, यूनिट होती है ओम मीटर। तो डायमेंशन निकालते हैं, और डायमेंशन ओम की अलग और मीटर की अलग होगी, तो ओम मीटर को निकालना पड़ेगा। तो ओम को लिखा जा सकता है वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट को लिखा जाता है जूल पर गुलाम, और एम्पियर यहाँ पर पहले से जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर, और गुलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर सेकंड, और एम्पियर पहले से। ये तो वोल्ट पर एम्पियर यानी ओम की बात करिए, साथ में मीटर भी है, तो मैं यहाँ पे साथ में मीटर भी चिपका देता हूँ, ये मीटर। तो अब डायमेंशन देखो, न्यूटन की हो गई है m1 L2 T-2, मीटर मीटर 2 है तो L2 आ जाएगा, नीचे एम्पियर एम्पियर है तो एम्पियर स्क्वायर, और सेकंड है तो T1, और अब डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पर m1 L2, एक और है तो L3 हो गए, यहाँ पर है T⁻⁻², ए ऊपर चला जाएगा A⁻⁻², T1 हो रहा है, 2 यहाँ पर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 पहले से है तो ये बन जाएंगे -3, और ये इसकी डायमेंशन भी आ गई है। लेकिन इससे रिलेटेड बातें देखो क्या है, ये हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है, रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया बदलते ही बदल जाता है। मतलब यदि ये आपके पास एक चालक तार, एक कंडक्टर वायर है, इसको लंबा करो या इसको मोटा कर दो तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टिविटी जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है इसके मटेरियल पर कि ये किसका है। सोने का है तो सोने का, चांदी का है तो चांदी का, तांबे का है तो तांबे का। आप मटेरियल मत बदलो, रेजिस्टिविटी भी नहीं बदलेगी, चाहे फिर आप कंडक्टर छोटा लो चाहे आप बड़ा लो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ये किस किस पे डिपेंड करती है, देखो नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। पदार्थ की प्रकृति और ताप, ये केवल इन 2 चीजों पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। कौन? रो। यानी ये आपको सबको पता ही है, तो फिर क्या दिक्कत है, आपको लिख लीजिएगा। नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रहेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन घूम जाता है, वो लेंथ और एरिया बदल देता है और कहता है कि क्या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बदलेगी, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, लेंथ और एरिया बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलेगी। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, रेजिस्टिविटी आया समझ में ना? आज रेजिस्टिविटी आया तो एक इसका जुड़वा भाई भी है, वो भी पढ़ लेते हैं हम, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भाई बोलो या बहन बोलो, लड़का लड़की एक समान है, ठीक है, तो इसका जुड़वा जो है उसी के कंडक्टिविटी। चालकता, कंडक्टिविटी हमेशा व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोकल होती है प्रतिरोधकता की। यानी चालकता हमेशा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, सिग्मा इज इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, तो इसकी जो यूनिट होती है वो भी कुछ ऐसी होती है। यूनिट देखो क्या होती है, यूनिट 1/ओम मीटर, तो मैं से लिख सकता हूं ओम-1 मीटर -1, और ओम-1 को लिखा जाता है महो, MHO मीटर -1, महो मीटर -1। अब तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। इससे यहां से बात करते इसकी डायमेंशन की, महो की, बड़ी आसान है, उल्टा करना है, मतलब इसका उल्टा करना है, जो माइनस का प्लस का, जो प्लस का है माइनस का, तो अब डायमेंशन आएगी यहां पर m-1 L-3 T +3 एंड A +2। इसकी डायमेंशन हो गई, माइनस की को प्लस और प्लस की को माइनस कर दिया है मैंने। अब इसके अलावा जो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बात निकलती है वो देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, लोगों को अभी तक नहीं पता है।
यानी अदिश राशि। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये भी यानी रो भी स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि पता है ना। इसके साथ रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी तक, और यही बातें उन्हें एग्जाम में कंफ्यूज करती है। तो मैं आपको बताता चलता हूं साथ के साथ कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि 10th में जब तक हमने पढ़ा है, हमने कभी बैटरी के लिए, कभी प्रतिरोध के लिए, कभी रो के लिए, कभी सिग्मा के लिए, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के लिए कभी भी दिशा के बारे में नहीं बताया। मैंने भी इतना पढ़ाया, लेकिन मैंने डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की, दिशा के बारे में कोई बात नहीं की। जब डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया। इसका मतलब है कि डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। जब कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है बस इन चीजों से लेना देना है। जब डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। तो आपको रटना नहीं है, आपने जो पढ़ा है बस उस पर गौर करना है कि आपने कभी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास इतनी ही होने वाली है। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, नोट्स में लिख लेना। आगे नेक्स्ट क्लासेस बड़ी घमासान, बड़ी धुआंधार, बड़ी जबरदस्त और दासो होने वाली, क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने वाले जिनके बारे में हमने सुना है, हमने रटा है, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया। जैसे आज की क्लास में जितना पढ़ाया सबने पढ़ा हुआ है 10th तक, बट कभी भी इतना डीपली कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं था। आज भी जैसा हुआ है कल भी वैसा होगा। यही तो हमारा उसूल है कि हमें रटना मना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। आगे मेरी बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बड़े ही जबरदस्त और धांसू कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।